गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने व्यवस्थापिका या संसद की जो विधायी शक्तियां हैं यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको नेक्स्ट जो वित्त शक्तियां हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, संसद जो है उसका भारत सरकार का जो वित्त है उस पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार होता है और संसद की अनुमति के बिना कोई भी कर जो है या टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा सकता और न ही किसी प्रकार का जो धन है उसका व्यय किया जा सकता है। सरकार जो होती है वो प्रतिवर्ष फरवरी के अंत में जो आगामी वर्ष होता है उसके लिए आय और व्यय का एक अनुमानित आंकड़ा जो है उसका, जिसको अपन बजट कहते हैं, उसका विवरण पत्र जो है वो पूरा तैयार करती है और लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो शक्ति आती है वो आती है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संविधान का जो अनुच्छेद है 75(3), ये आपको ध्यान रखना है। 75(3) जो है इसके अनुसार जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, और जो संसद है वो मंत्री परिषद पर अनेक प्रकार से या कार्यपालिका पर अनेक प्रकार से नियंत्रण रखती है। जैसे कि जो भी मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं वो रखे जाते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव जो होता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। देखो, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध में पारित हो जाए तो वो मंत्री ही को ही त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन साधनों का प्रयोग करके संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, फिर निर्वाचन संबंधी कार्य है। संविधान का अनुच्छेद 54 जो है उनके अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मिल करके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार संयुक्त अधिवेशन जब होता है तब भी संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन करवाया जाता है। फिर संवैधानिक शक्तियां हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 368(1) उनके अनुसार संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी स्वीकृति होने पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। और संशोधन संबंधी जो विधेयक होता है, देखो दो प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा जो है उनको शक्तियां कम है, बाकी अगर साधारण विधेयक है तो उसके अंदर संसद के दोनों सदनों की शक्तियां जो है वो समान ही होती हैं और आप किसी भी सदन के अंदर संशोधन प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनका भी समर्थन जो है वो आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब है कि संविधान में संशोधन की 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट होती है साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। दूसरा, संसद का जो विशेष बहुमत है उससे संशोधन होता है। और जो थर्ड होता है उसके अंदर विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधानसभा के समर्थन से संशोधन होता है। ठीक है, तो ये 3 विधियां हैं। फिर कुछ न्यायिक शक्तियां भी आती हैं। भारतीय संसद को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जैसे भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के समय एक न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है और संसद जो है वो न्यायाधीशों की संख्या को समय समय पर निर्धारित भी कर सकती है। ठीक है, तो सामान्य और संवैधानिक जो विधेयक होते हैं उनको पारित करने में, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में, उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान हैं। बस कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें इनकी शक्तियां अलग अलग हैं।
तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों की तुलना जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।